Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start BSc Mechanics and chapter number 1, Composition of Forces. As the name suggests, mechanics is the study of motion of bodies. Okay, and it is basically defined into main branches further. One is known as the statics and the other is known as the dynamics. So before moving on towards the formal overview of this particular chapter, let us define a few typical kind of things, okay, which are very relevant to mechanics. So my very first article is going to be fundamental concepts and principles fundamental concepts and principles. Okay, the very first fundamental we are going to study in this particular course is the definition of a body. What is the body? Because we will इस लफ्ज को हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर. What is the body? A matter means मादा, which occupies a limited portion of space is called a body. Okay, is called a body. Next is a definition of mass. स्पेस से मुराद हम इस यूनिवर्स को लेते हैं because we are talking about physical kind of things. We are not talking about the mathematical kind of things in that particular way. तो बेसिकली मादा ऐसा मादा जो स्पेस के अंदर कोई भी पोर्शन कम या ज्यादा क्या करे, ऑक्यूपाई करे, तो ऐसे मादे को क्या कहा जाता है, बॉडी बोला जाता है. ओके, इसके बाद हम मैस को डिफाइन करते हैं. लेट्स सी, इस पूरे आर्टिकल के अंदर हम कुछ फंडामेंटल्स डिस्क्राइब करेंगे और कुछ प्रिंसिपल्स को देखेंगे. मैथ्स के लिए क्या है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी, किसी भी बॉडी के अंदर कितना एक मादा मौजूद है उसे क्या कहा जाता है, उसका मैस कहा जाता है. उसे उसका मैस कहा जाता है. ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है पार्टिकल. What is a particle? A body of negligibly small dimensions is called a particle. Is called a particle. यानी कि इतना छोटा, इतनी छोटी बॉडी कि जिसके अंदर आप किसी डायमेंशन की बात नहीं कर सकते, यानी आप उसकी लेंथ, उसकी विड्थ या उसकी थिकनेस की बात नहीं कर सकते. जर्रा जिसको कहा जाता है, बेसिकली जर्रे को क्या बोला जाता है, पार्टिकल बोला जाता है.
इससे अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है रिजिड बॉडी का। रिजिड बॉडी, अ बॉडी is said to be a rigid body। किसी भी बॉडी को आप रिजिड बॉडी किस वक्त कहेंगे? if the distance between any two particles of the body remains unchanged so that the body does not expand or contract or change its shape in any way। रिजिड बॉडी को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। कहता है कि ऐसी बॉडी को रिजिड बॉडी कहा जाता है कि जिसके कोई से भी, तो उस बॉडी के कोई से भी दो पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो अनचेंज रहता है हमेशा। और इसका फायदा क्या है कि ये बॉडी ना कभी एक्सपैंड करती है ना कभी कॉन्ट्रैक्ट करती है। ऑब्वियस सी बात है कि ये अगर मार्कर है और इसके कोई से भी दो पॉइंट्स के दरमियान अगर हमेशा फासला बराबर रहे या कम या ज्यादा ना हो, ठीक है, तो इसका मतलब ना ये कभी एक्सपैंड करेगा ना ये कभी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यानी कि इन अदर वर्ड्स इट विल नॉट चेंज इट्स शेप इन एनी वे। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन कब होगी? जब बॉडी पे कोई फोर्स लगेगी। ये तो कॉमन सेंस की बात है। अब इस मार्कर के ऊपर आप फोर्स इस हद तक लगा सकते हो कि आप इसकी बॉडी को डिस्ट्रैक्ट कर दो। इट मींस इट इज नॉट रिजिड। नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज रिजिड, इट इज एन आइडियलाइज्ड कॉन्सेप्ट। ओके, थोड़ा सा और इसके ऊपर हम देखते हैं, थोड़ा सा और लिखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ ए रिजिड बॉडी, द कॉन्सेप्ट ऑफ ए रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी का जो कॉन्सेप्ट है, लाइक दैट ऑफ अ पार्टिकल, इज एन आइडियल वन। कहता है कि जैसे पार्टिकल का कॉन्सेप्ट एक आइडियल कॉन्सेप्ट है, यानी ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती नेचर में, ऐसे ही रिजिड बॉडी नाम की कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। आगे बहुत काम की बात कहता है कि इस किस्म की जो आइडियलाइजेशंस हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन आइडियलाइजेशंस की बेस पे आप इस काबिल हो पाते हैं कि कुछ मैथमेटिकल थ्योरी डेवलप कर सके, ताकि उस मैथमेटिकल थ्योरी के जरिए आप समहाउ फिजिकल फिनोमेना को डिस्कस कर सकें। तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में जब भी बॉडी का वर्ड आएगा तो वो अंडरस्टूड होगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ रिजिड बॉडी अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। यानी कि जब तक खुद से बताया ना जाए उस बॉडी के बारे में कि ये क्या है, सिंपल बॉडी लिखा हुआ हो तो वहां उससे मुराद क्या होगा? रिजिड बॉडी। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपनी सजेशन भी जरूर दें। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास काम की चीज आती है वो है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट
एंड मोशन, यानी हरकत करना और हरकत का ना होना, साकिन होना, ठीक है। रेस्ट मीन्स साकिन, सकूत होना, और मोशन मीन्स हरकत। अ बॉडी इज सेड टू बी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इन डेफिनेशंस का कोई ऐसे रोल नहीं है, लेकिन ये एक बेस बनाने के लिए बहुत काम की चीज है। और एट द सेम टाइम मैं जो सिलेबस डिस्कस करूंगा वो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का होगा, और वो सारी चीजें तमाम यूनिवर्सिटीज के उसमें कवर हो जाती है नॉर्मली। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, एक बॉडी क्या कहलाती है, मोशन के अंदर कहलाती है, इफ इन द कोर्स ऑफ टाइम, जो भी टाइम का दुरानिया गुजरा है, इन द कोर्स ऑफ टाइम its position changes with respect to its surroundings, otherwise, एक्सप्लेन करता हूं मैं लिख के, otherwise the body is said to be at rest। बॉडी को क्या कहा जाएगा, वो रेस्ट के ऊपर है। रेस्ट एंड मोशन of a body are relative concepts. These are relative concepts and are meaningful, और ये कब meaningful होंगे, and are meaningful only when referred to surrounding bodies, ठीक है। क्या मतलब है कि कोई भी बॉडी कब मोशन में कहलाती है, जब वो अपनी पोजीशन को अपनी सराउंडिंग्स के लिहाज से क्या कर रही हो, चेंज कर रही हो। मिसाल के तौर पे दो बंदे एक ही ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो अब वो दोनों मूव तो कर रहे हैं, मगर एक दूसरे के लिहाज से वो क्या है, रेस्ट के ऊपर है, बिकॉज उनकी पोजीशन एक दूसरे के लिहाज से वेरी नहीं कर रही। लेकिन बाहर कोई बंदा खड़ा हुआ है तो उसके लिहाज से वो दोनों क्या है, मोशन के अंदर। तो यही बात इसने यहां पर की कि ये रेस्ट और मोशन जो है ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, यानी एक चीज के लिहाज से हो सकता है रेस्ट हो, और दूसरी चीज के लिहाज से हो सकता है वहां पर मोशन अगर कर रहा हो। ठीक हो गया, सराउंडिंग बॉडीज के रेफरेंस से बात हो गई रेस्ट और मोशन। इससे अगली चीज रेफरेंस सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेट सिस्टम की हम बात करेंगे। रेफरेंस सिस्टम, ये रेफरेंस सिस्टम क्या है, इसको हम देखते हैं बहुत टेक्निकली। In order to locate a moving body, or a particle, मूविंग बॉडी को आप लोकेट करना चाह रहे हो या पार्टिकल को लोकेट करना चाह रहे हो, we select a coordinate system। हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को सिलेक्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है कि जहां पर बॉडी की डायमेंशंस के हिसाब से उसके पॉइंट्स को एक पेयर प्लॉट किया जाता है। ठीक है, अगर वो 2D में है तो पेयर होगा, और अगर 3D में है तो ट्रिपलेट होगा।
we select a coordinate system which is fixed, in the rigid body, जो कि rigid body के अंदर फिक्स होगा, in the rigid body, with respect to which the motion, with respect to which the motion is being considered. This coordinate system, this coordinate system is called a frame of reference or reference system or reference system. क्या कह रहा है आपके पास कि किसी भी मूविंग बॉडी या मूविंग पार्टिकल की पोजीशन को डिटरमिन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को सिलेक्ट करते हैं. कोऑर्डिनेट सिस्टम सिलेक्ट हो गया, जो कि रिजिड बॉडी के अंदर क्या होता है, फिक्स्ड होता है, और उस सिस्टम के लिहाज से क्या हो रहा होता है, बॉडी के मोशन को मॉनिटर किया जा रहा हो. ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस सिस्टम. थोड़ा सा और इसके ऊपर हम डिटेल देखते हैं, फिर इसको डायग्राम से समझते हैं. It is implied that sometime measuring device is also present in the reference system. We usually employ a rectangular coordinate Cartesian coordinate system O X Y Z. इसको हम फिगर के लिहाज से देखते हैं. कहता है कि सारे डिस्कशन से ये चीज इंप्लाई हो रही है कि बाद मेजरिंग डिवाइस भी जो है वो सिस्टम के अंदर, रेफरेंस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती है. ठीक है, हम आम तौर पर क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं. ये बेसिकली टाइम टी के हिसाब से बात कर रहा है, जहां पर एक्स वाई जी टी 4 कोऑर्डिनेट्स किसी पॉइंट के दिए जा रहे होते हैं. वो हमारे डिस्कशन में शामिल नहीं है. ठीक है, फिगर के जरिए वो बता रहा है 3 डायमेंशनल स्पेस के बारे में बात कर रहा है. और तीसरा एक्सिस बेसिकली ऐसे होता है, मगर बोर्ड के ऊपर ये कैसे बनेगा, इस तरीके से. ये आपका ओरिजिन है, दिस इज योर y axis, x axis and z axis. ओके, और यहां कोई भी पॉइंट P है जिसका पोजीशन वेक्टर आपने R कहा हुआ है. ठीक है, तो R उसका पोजीशन वेक्टर है और P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, P के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y और z. इस हिसाब से आप क्या करेंगे, बात करेंगे.
ओके, ये सिचुएशन अगर आपकी 2 डायमेंशंस में हो तो ये आपका एक्स एक्सिस है, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज सम पॉइंट पी, ये उसका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। ये डिस्टेंस आप x चलेंगे और ये डिस्टेंस आप y चलेंगे, तो इतना डिस्टेंस चला तो आपके पास क्या बना, आपके पास आ गया ये क्या चीज बन गई आपके पास, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो वेक्टर फॉर्म में ये आपको पता है पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, दिस विल बी xi कैप प्लस yj कैप। और यहाँ पर भी मतलब मैं अगर इसको x एक्सिस कहूँ और ये z कह रहे हैं आमतौर पे जो सिंप्लीफिकेशन के लिए, वैसे तो कोई भी कह दे तो काम चल जाता है। तो ये OP क्या बनेगा यहाँ पर, इट इज xi प्लस yj प्लस zk, ओके। तो ये किसी भी पॉइंट की ये पार्टिकल की पोजीशन क्या हो रही है, डिस्क्राइब हो रही है एक रेफरेंस सिस्टम के थ्रू, और वो हमने कौन सा दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें क्या तरीका होता है पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने का, कि जहां पर पॉइंट पड़ा हुआ है तो तमाम एक्सिस के अलोंग उतना चले जितना उसका, जितना चल के उस पॉइंट की आप प्रोजेक्शन तक पहुंचेंगे वो ही उसका उतना वह कोऑर्डिनेट बन जाएगा। जैसे एक्स एक्सिस के अलोंग या वहां तक चले जहां तक आप पी के एग्जैक्टली नीचे आ जाए, और वाई एक्सिस में आप कहां तक चलें, यहां तक चलें, और जेड एक्सिस ये होगा, ठीक है। तो इसके मुताबिक आप मूव करना। ये बेसिकली पी स्पेस में ऐसे आ रहा होगा बिकॉज ये बोर्ड पे दिखाया जा रहा है, क्योंकि तीनों कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं तो ये किसी प्लेन में लाई नहीं करेगा इस अंदाज में, ठीक है, ये स्पेस में लाई करेगा, ओके। तो ये हमने रेफरेंस सिस्टम को डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, ठीक हो गया। इफ आपका r वेक्टर विच इज इक्वल टू, आप एक वेक्टर फंक्शन ले रहे हैं जो कि t पे डिपेंड कर रहा है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इज द पोजीशन वेक्टर। पॉइंट P क्योंकि आर्बिट्रेरी है, आपको नहीं पता, तो फिर उसकी लोकेशन एक वेक्टर फंक्शन के थ्रू आप उसकी बात करेंगे, यानी r विल बी सम फंक्शन ऑफ t बिकॉज टाइम के हिसाब से उस पॉइंट की पोजीशन में वेरिएशन आ रही है। If r is equal to r of t is the position vector of the particle P at any time t, then the velocity और वेक्टर ऑफ P, इस पॉइंट P का जो वेलोसिटी वेक्टर बनेगा वो क्या होगा, आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर इज द वेक्टर dr by dt और r डॉट, और वेक्टर का साइन ऊपर आएगा बिकॉज वेलोसिटी वेक्टर की बात हो रही है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात नहीं हो रही। वेयर ये जो डॉट है ये बड़े काम की चीज है। ये डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, डॉट डिनोट्स द डिफरेंशिएशन, यानी कि उस वेक्टर फंक्शन की डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करेगा किसके लिहाज से, t, वेरिएबल t, क्योंकि हमारा टाइम जो है वो यहाँ पर वेरिएबल है, क्योंकि उसके हिसाब से चेंजिंग आ रही है बॉडी की पोजीशन में। इन्हीं लाइंस पे काम करते हुए हम क्या डिफाइन करेंगे, एक्सेलरेशन वेक्टर को। क्या डिफाइन करेंगे,
acceleration vector. Acceleration vector. If R, position vector R is some function of t, is the position vector of the particle P, then the acceleration vector of P is the vector, क्या करेंगे आप ट्वाइस डिफरेंशिएट करेंगे उस वेक्टर फंक्शन r ऑफ t को, यानी इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, r डबल डॉट, और ऐसे भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके ऊपर भी आप डॉट दे सकते हैं, एक ही चीज है, where डबल डॉट, या इसको मैं वर्ड में लिख सकता हूं, डबल डॉट represent differentiation represent twice differentiation with respect to time t. This is acceleration vector. जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स डिफाइन हो रहे हैं उसके अंदर हम आज का लास्ट फंडामेंटल डिस्कस करेंगे और ये आर्टिकल नेक्स्ट वीडियो में कैरी करेंगे, जहां पर हम फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सिस्टम, इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम, मैकेनिक्स, डेफिनेशन, स्टैटिक्स, डायनामिक्स, काइनेटिक्स, इन सब चीजों को क्या कर देंगे, डिफाइन कर देंगे। फिर हम थोड़ा सा क्लासिकल मैकेनिक्स और न्यूटोनियन मैकेनिक्स के बारे में बात करेंगे, फिर न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन की स्टडी होगी और वहां से इंशाल्लाह हम फर्दर अपनी फॉर्मल स्टडी को आहिस्ता आहिस्ता कैरी ऑन करेंगे। तो फाइनल हमारी डेफिनेशन है आपकी स्पीड ऑफ द पार्टिकल। व्हाट इज मेंट बाय, कि कोई पार्टिकल जो है 3D स्पेस में उसका पोजीशन वेक्टर डिपेंड कर रहा है टाइम t के ऊपर, ठीक है, तो उस पार्टिकल की पोजीशन कैसे बताई जाए, वो कैसे डिफाइन किया जाएगा, स्पीड ऑफ पार्टिकल, the magnitude of the velocity vector is called the speed of the particle, यानी कि जो वेलोसिटी वेक्टर आप कैलकुलेट करते हैं उस वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लें। जैसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया जाता है, फॉर एग्जांपल आपके पास r ऑफ t कितना है, इट इज डिफाइंड एज, जो भी आपके पास सिचुएशन है, x ऑफ t i कैप प्लस y ऑफ t j कैप प्लस z ऑफ t k कैप। ओके, तो इसकी डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो क्या बनेगा, आपको क्या मिलेगा, इट विल बी x डॉट ऑफ t, यानी ये फंक्शन है जिसपे x कोऑर्डिनेट डिपेंड कर रहा है, वो जो फंक्शन है जिसके थ्रू x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट होगा, ठीक है, इनको कंपोनेंट वाइज डिफरेंशिएट किया जाएगा ना, वेक्टर डिफरेंशिएशन पता होगी आपको। ओके, तो ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया, ठीक है, यानी ये क्या निकाला आपने, ये dr/dt निकाला, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपको क्या दे रहा है, उस पार्टिकल की स्पीड दे रहा है, ठीक है। अब ये जो स्पीड है
देखें, टेक्निकल बात करेंगे थोड़ी सी, ये ऐसे कैलकुलेट होगी ना, ठीक है, यानी ये स्पीड भी पॉइंट के हिसाब से वेरी कर रही है, बिकॉज इट इज डिपेंडिंग अपॉन टी। जब तक टी फिक्स नहीं, टी चेंज करते जाएंगे, यू विल गेट डिफरेंट स्पीड्स ऑफ द पार्टिकल्स, बिकॉज डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी के लिए डिफरेंट पोजीशंस हैं और डिफरेंट पोजीशंस के अगेंस्ट डिफरेंट वेलोसिटीज हैं। होपफुली आपने आज के लेक्चर को एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह एक दो फॉर्मल लेक्चर्स के, एक दो इंट्यूटिव लेक्चर्स के बाद हम अपने फॉर्मल डिस्कशन की तरफ बढ़ेंगे और अपने सिलेबस के कंटेंट्स को देखेंगे, जो कि कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस के लिहाज से होगा शुरू में, और हम डॉक्टर गोरी की बुक को फॉलो करेंगे और डिफरेंट मटेरियल जो भी होगा वो मैं आपके सामने यहाँ शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज।